राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, कंपनी जो कि जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको काम करने का काम करती है। वहाँ पे जो सोलर प्रोजेक्ट्स में जैसे किसी को अपने घर के अंदर में पावर सप्लाई सोलर से चाहिए तो उनको जो प्रोजेक्ट होगा वो कंपनी लेती है और उसको कंप्लीट करती है। किसी कंपनी वाले को, किसी स्कूल वाले को, किसी दूसरी इंस्टीट्यूशंस को अगर सोलर पावर प्लांट से बिजली चाहिए तो वो पावर प्लांट लगाने का जो काम करेगी वो ये कंपनी करेगी। अब यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स यूजुअली काम आते हैं वो थर्ड पार्टी इक्विपमेंट्स भी कंपनी यूज़ करती है और खुद की कंपनी ने खुद के इक्विपमेंट्स भी इस कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं, वो भी यूज़ करती है। और यही कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ लेके आना चाह रही है और स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कंपनी का आईपीओ फ्यूचर में किस तरीके से कर सकता है, कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में किस तरीके से रह सकता है और आईपीओ में कितना प्रॉफिटेबल हमें होने की उम्मीदें हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सबसे पहले बेसिक डिटेल देखते हैं आईपीओ की। तो यहाँ पे 14 जून से 19 जून के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। कंपनी ने अपना कट ऑफ प्राइस जो सेट किया है वो 94 का सेट किया है। तो आपको एक आईपीओ की एक लॉट के साथ में फाइल लगाने के लिए 1,12,800 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैक्सिमम अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना चाहिए, एसएमई आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए हमने एक अलग से रिसर्च वीडियो बना रखा है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट दैट वीडियो। अब यहाँ पे अगर बाकी चीज़ों को अगर देखते हैं तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 30 करोड़ 79 लाख रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें कंपनी टोटल अपनी वैल्यू लगा रही है वो 110 करोड़ रुपए लगा रही है। सो यहाँ पे 40 करोड़ रुपए उठा रही है, 110 करोड़ रुपए लगा के, सॉरी 30 करोड़ रुपए उठा रही है 110 करोड़ रुपए उठा के। तो अच्छी खासी वैल्यू कंपनी यहाँ पे डाइल्यूट कर रही है अपनी कंपनी की। अब यहाँ पे अगर प्रमोटर्स को देखते हैं तो 86% होल्डिंग उनके पास में पहले थी और अभी 62% ही रह जाने वाली है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब कंपनी के मालिक जो होते हैं, जो कंपनी को शुरुआत करते हैं, वो कभी भी अपना मालिकाना हक देना नहीं चाहते। और वो अगर अपना मालिकाना हक मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ वहाँ पे फायदा होगा। या तो फ्यूचर में अच्छा फायदा दिखेगा, अगर उनको दिखा कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है फ्यूचर में तो अपना मालिकाना हक कभी नहीं देंगे। और उनको लगेगा कि फ्यूचर में अच्छा करे ना करे कोई भरोसा नहीं है तो फिर वो अपना मालिकाना हक देते हैं। तो यहाँ पर अभी भी 86% के बाद में 62% तो अभी भी अच्छा खासा मालिकों के पास में रह जाने वाला है, बट स्टिल एक लोअर साइड में ही है। हायर साइड में अगर रहता है तो एसएमई कंपनी के लिए 70% है, उससे अबव अगर मालिकों के पास में रहता है तो वो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी आज के दिन क्या करती है तो वो हम ऑलरेडी वीडियो चर्चा कर चुके हैं कि कंपनी क्या करती है। अब यहाँ पे अगर कंपनी की वेबसाइट को अगर चेक करते हैं तो कंपनी इस टाइप से प्रोजेक्ट्स लेती है और उनको कंप्लीट करती है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। साथ में ही ये जब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है तो कंपनी के जो पैनल्स हैं ये कंपनी खुद भी बनाती है और दूसरी कंपनियों से भी लेती है। बट आज के दिन अगर चर्चा करते हैं तो कंपनी जो खुद पावर जो पैनल्स बनाती है या खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम बिकते हैं, दूसरी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेचती है कंपनी। अगर यहाँ पे आप देखते हैं ओन्ड ब्रांड तो यहाँ पे सिर्फ 15% ही खुद की ब्रांड के प्रोडक्ट इनके बिके हैं, बाकी 85% जो है थर्ड पार्टी ब्रांड्स के प्रोडक्ट बिके हैं। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है दूसरी कंपनियों के ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वही ज़्यादा बिक रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पे कंपनी को अच्छी खासी अपनी ब्रांड के अगर प्रोडक्ट बेचने हैं तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग अभी करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा करना पड़ सकता है, देयर आर चांसेस। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब सोलर प्लांट वहाँ पे ये जो पैनल्स हैं वही यूज़ नहीं होते, इन्वर्टर्स भी यूज़ होते हैं और अगर रात को बिजली चाहिए तो उसके लिए बैटरीज भी चाहिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें कंपनी खुद भी प्रोवाइड करती है और दूसरी कंपनियों के भी प्रोवाइड करती है यहाँ पर। तो ये पूरा प्रोजेक्ट ले लेती है, राइट। ये कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरे को बिजली चाहिए, मेरे को एसी दिन में चलानी है, रात में भी चलानी है, तो फिर कितना बड़ा स्टोरेज चाहिए, राइट। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें फिर लगती हैं, उसी हिसाब से फिर खर्चा कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी इसके पीछे रीज़न क्या है कि पैसे उठाने के पीछे, क्योंकि हर कंपनी अपने बिजनेस के हिसाब से पैसे उठाती है। तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आई होगी कि मार्केट से पैसे उठाने की कंपनी को जरूरत पड़ी होगी। तो पहली रिक्वायरमेंट कंपनी बोलती है कि मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है इस साल और पैसा जो है वो कम पड़ रहा है इस साल का खर्चा उठाने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा कंपनी की एक सब्सिडरी है इन्वर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने कंपनी की वेबसाइट पर ध्यान दिया होगा तो ये जो इन्वर्टर्स और ये जो बनाती है ये कंपनी ने एक अलग से अपनी प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी खोली हुई है जिसके थ्रू ये कंपनियां ये प्रोडक्ट बनाती है। तो इस जो सब्सिडरी है कंपनी इसमें पैसा लगाना चाह रही है कंपनी, आईपीओ के जो पैसे उठाने वाले हैं उसमें से कुछ पैसा इस कंपनी में भी लगाएगी ताकि कंपनी अपनी बैटरीज को अच्छा एक मार्केट में फैला सके, इन्वर्टर्स को अपने मार्केट में फैला सके, जिससे कि कंपनी का जो कमीशन होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो बचेगा, ज़्यादा बचेगा। क्योंकि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट खरीदोगे फिर आगे बेचोगे तो बीच में तो आप थोड़ा बहुत अपना मार्जिन कमाओगे, तो यहाँ पर मार्जिन कम बच पाएगा
इनफैक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरर होते हो तो मार्जिन ज़्यादा बच पाता है। तो इसके लिए कंपनी बोल रही है हम अपनी कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सब्सिडरी के अंदर। उसके बाद में कंपनी ये जो बोल रही है कि ये जो कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क जो होने वाला है, ये जो कंपनी इसमें जब इन्वेस्टमेंट करूंगी तो वहाँ पर कुछ दीवारें फैक्ट्री वगैरह बनानी पड़ेंगी, तो उसमें भी खर्चा होने वाला है, तो उसमें भी पैसा चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब कोई दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसी टाइप का काम करने वाली एक थोड़े दिनों पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम है सन गार्नर एनर्जीज। इसका हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब आज के दिन इस कंपनी को जो मार्केट ने वैल्यू दे रखी है वो अच्छी खासी दे रखी है। अब यहाँ पर आज के दिन 103 करोड़ रुपए की कंपनी है, 443 रुपए का शेयर है ये सन गार्नर वाला। अब यहाँ पे पी और पीबी रेशियो के बेसिस के ऊपर इस कंपनी को अपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि जो आईपीओ लेके आ रही है इसको मार्केट कितनी तक वैल्यू दे सकता है। फिर हम नेगेटिव चीज़ों की भी बात करेंगे इसके साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले पी और पीबी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एट प्रेजेंट डेटा के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो पीई रेशियो कमाई कितनी की है, 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाई की है कंपनी ने। सो इस ये तो 9 महीने का डेटा है, और अगर हम 12 महीने का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर लगभग कंपनी 6 करोड़ के आसपास में कमाई कर लेगी। प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट परफॉर्मेंस 9 महीने के हिसाब से। यहाँ पे 6 करोड़ और कंपनी वैल्यू लगा रही है 110 करोड़, तो यहाँ पे लगभग आपको वैल्यू मिल रही है 17-18 का पी आपके आसपास में आ रहा है। तो 17-18 का पी रेशियो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसका 98 का पी रेशियो, मतलब कमाई ज़्यादा अच्छे से कर रही है जो आईपीओ लेके आ रही है। दूसरा, कंपनी का आज के दिन वैल्यू के हिसाब से लग रही है तो यहाँ पे नेटवर्थ जो है 13 करोड़ की है और कंपनी पैसे उठा रही है 30 करोड़ और, तो यहाँ पे 43 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में आने वाले हैं। तो यहाँ पे पीबी रेशियो के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी का पीबी रेशियो 2.5 के आसपास में जा रहा है। सो 2.5 के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसका पीबी रेशियो है 10 का। तो कमाई भी अच्छी कर रही है, वैल्यू भी कम लगाई है, दोनों ही चीज़ें ठीक है। तो जिसके बेसिस के ऊपर ये अंदाजा लगा सकता है कि आईपीओ में जो मार्केट है इस कंपनी को वैल्यू अच्छी दे सकता है, कंपैरिजन बेसिस पे हम लोगों ने चेक किया उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप थोड़ी सी दिक्कतों की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने मार्केट मेकर्स को जो पोर्शन दिया है वो लगभग 3% के आसपास में दिया है। तो जब कोई भी कंपनी मार्केट मेकर्स, इनको मैं बिचौलिया बोलता हूँ, मेरी पर्सनल भाषा है बिचौलिया, क्योंकि यही मार्केट मेकर्स जो होते हैं बिड का और लिक्विडिटी का ध्यान रखते हैं। तो लिक्विडिटी का जो ध्यान रखता है, जो बीच में है बिचौलिया, वो मार्केट को किधर भी लेके भी जा सकता है, तो मैं उसको बोलता हूँ बिचौलिया। तो बिचौलियों को अगर 3% दिया है तो ये हायर चांसेस हैं कि कंपनी का स्टॉक ऊपर ही जाने के ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये बिचौलिए ऊपर लेके जाएंगे ऐसा लग रहा है, चांसेस है। बिचौलियों को और पैसे क्यों दिए जाते हैं? ऑफकोर्स ये बात है, प्रॉफिट करवाने के लिए दिए जाते हैं। बाकी यूजुअली दूसरी कंपनियां जो 1.5% भी देती हैं, इसने 3% के आसपास में दिए हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कुछ और दिक्कतों के बारे में, ये दिक्कत नहीं थी, ये एक्चुअली कंपनी ने दिमाग लगाया था अपना ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। बिचौलियों को इंक्लूड करना जरूरी है एज पर सेबी मैंडेटरी रूल्स। दूसरी चीज़ें देखते हैं, कंपनी के पास में खुद का आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी की जो मैक्सिमम सेल होती है वो B2B होती है, मतलब दूसरी कंपनियों पे ही कंपनी फोकस करती है, कंपनी से कंपनी ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो घरों में जो काम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंपनी यूजुअली ज़्यादा ले नहीं पाती है। पिछले साल के मुकाबले 99.9% जो है कंपनियों के कंपनी ने काम किए हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी का अगर देखते हैं, जो लोगो है वो रजिस्टर्ड है, दैट इज़ अगेन गुड। कंपनी का जो ये जो डोमेन नेम है दैट इज़ अगेन रजिस्टर्ड टिल दिस 2024 के आसपास तक। नेक्स्ट अगर ये भी अच्छी चीज़ें हैं अभी तक। तो ये कंपनी का जो एक ऑफिस है, हेड ऑफिस नहीं है कंपनी का, ये कंपनी का खुद का है, कंपनी ने खरीद रखा है इसको। दूसरा, कंपनी के पास में 2 ऑफिसेज और हैं, एक तो वेयर हाउस है और साथ में एक ऑफिस भी है, जो कि दोनों के दोनों ही रेंट पर हैं। एक तो लीज पर है 90 साल के लिए, एक 11 महीने के लिए, जो हेड ऑफिस है वो 11 महीने के लिए ही है। सो ये तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों ही थी, इंक्लूडेड दोनों के अंदर में इंक्लूजन था, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर में कोई लिटिगेशन, कंपनी पे कोई केस वेस, तो यहाँ पर कोई केस नहीं है कंपनी के ऊपर में एज खास। टैक्स का रिलेटेड कोई एक केस है टैक्स से रिलेटेड, बट वो कुछ खास नहीं है। आई होप अब तक तो सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का जो RHP है उसके हिसाब से जो सेल हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। अब कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं, अब तक तो सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, राइट। अब नेगेटिव को थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर में आप अगर ट्रेड रिसीवेबल्स देखो तो 22 करोड़ का कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, जो कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट 47 करोड़ की है। तो यहाँ पर लगभग आधा जो बैलेंस शीट का साइज है वो
काम हो चुका है उसका पेमेंट आया नहीं है उससे रिलेटेड है। बट यहाँ पर ये भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने रिसिप्ट तो काट दी है, और प्रोजेक्ट जो होते हैं यूजुअली कंपनी से कंपनी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनका जो पेमेंट अभी आया नहीं होगा, तो पेमेंट जब आ जाएगा या फिर साल के एंड में जब आता है तो उस अगर प्रोजेक्ट्स कई बार होते हैं कि आपने प्रोजेक्ट चल रहा है बट आपने बीच बीच में जितना काम हो गया उसकी रिसिप्ट्स काट दी हैं ताकि आपकी सेल दिखाई जा सके आईपीओ के अंदर में अच्छी खासी। अब पेमेंट जो होना है वो तो हिसाब से एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होने वाला है, जो जितना पेमेंट होना है उतना तो वो बचा हुआ है। तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि कंपनी ने सेल ज़्यादा दिखाने के लिए रिसिप्ट्स पहले काट दी और पेमेंट अभी आना बाकी हो। तो ये दिस इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। बट दिक्कत ये है कि कंपनी का अगर ऐसा केस है इस टाइप का तो कंपनी के पास में फिर लोन क्यों बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को चेक करते हैं तो कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है इस साल बढ़ी है, साथ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो भी बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले भी इस 2023 में भी बढ़ी थी, इस बार 9 महीने में फिर से बढ़ गई है कंपनी का। और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड्स पेएबल भी कंपनी के बढ़ गए हैं। अब इससे हम अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं, हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जब कोई काम कर रही है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल कंपनी के पास में जो आज के दिन भी 85% जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो दूसरी कंपनियों का यूज हो रहा है, तो कंपनी को दूसरी कंपनियों का माल खरीदना पड़ रहा है, राइट। आगे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, कंप्लीट करने के बाद में वहाँ से पैसा आएगा नहीं तो रॉ मटेरियल उठाएगी कैसे। अगर रॉ मटेरियल उठाना है तो फिर कंपनी को लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से काम किया वहाँ से तो पैसा आया नहीं है, तो लोन लेना पड़ेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा वो अगेन कम हो जाएगा, क्योंकि लोन लेगी तो फिर ब्याज देना पड़ेगा। इसी चक्कर के अंदर में कंपनी ने जो पहला रीजन बताया था आईपीओ लेके आने का वो था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ने वाली है इस साल। अब यहीं पे ये दिक्कत आ रही है क्योंकि देखो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर होते तो आप झेल लेते, राइट। बट आपको पेमेंट तो अगर माल उठाना किसी दूसरे से तो आपको पेमेंट करके ही माल उठाना पड़ेगा। और आगे आपको काम किया आपका पेमेंट आया नहीं है तो आपको माल उठाना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अब आपके अगर जब नेट प्रॉफिट्स जब आपका जो पैसा अटक गया है वो अगर आपके नेट प्रॉफिट से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने 100 रुपये का माल बेचा 10 रुपये कमाए तो 110 रुपये आपके पास में हो गए। बट आपका जो पैसा अटक गया है वो 20 रुपये अटक गया है, तो अब आपके पास में जो नया माल खरीदने के लिए सिर्फ 90 रुपये ही बचे, राइट। तो अब आपको काम को अगर बढ़ाना है 130 रुपये का माल खरीदना है तो अब आपको 40 रुपये का लोन लेना पड़ेगा, जबकि आपका पैसा अटक गया, वरना पैसा नहीं अटकता तो आपको सिर्फ 20 रुपये का लोन लेना पड़ता। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ गई। यही दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कंपनी मार्केट में सेल तो ज़्यादा दिखा पा रही है बट द थिंग इज़ कि पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम इनकी सेल को चेक करते हैं जो कि इस साल हुई है तो 4,73,00,000 की इन्होंने पिछले 9 महीने में सेल कर दी है। बट द थिंग इज ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो बढ़ गए 14 करोड़ से 22 करोड़, तो यही पे 8 करोड़ से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हुए 4 करोड़ के और ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए 8 करोड़। तो ये थोड़ा सा इश्यू यहाँ पर कंपनी को देखना पड़ेगा। सो दिस इज द ओनली इश्यू आई एम सीइंग राइट हियर। एंड उसके अलावा मेरे को कोई ज़्यादा कुछ खास दिक्कत छोटी कंपनी को देखते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि कंपनी छोटी भी है, रिस्की भी होता है छोटी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना। तो रिस्क तो ध्यान रखना, ये रिस्क तो है ही है, बट उसके साथ में ये भी इश्यू है। सो दीज आर द इश्यूज दैट आई एम फेसिंग। सो अभी आईपीओ के जीएमपी लिस्टिंग गेन्स के लिए मुझे लग रहा है कि जीएमपी अगर 100% से ज़्यादा रहता है तो आई विल डेफिनेटली अप्लाई इन दिस, और मुझे लग रहा है हायर चांसेस है कि 100% ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी लेट्स सी व्हाट द टाइम विल टेल एवरीथिंग। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कोई भाई रिस्क लेना चाहता है तो अपने पोर्टफोलियो का पूरा जितना आपके पास पैसा है उसका 1%, कभी भी छोटी कंपनियों में 1% ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना। तो अगर लॉन्ग टर्म का कोई लेना चाहता है रिस्क तो 1% कैपिटल के साथ में लेना चाहे तो ले सकता है, तो उनकी खुद की मर्जी है, मेरी कोई रिकमेंडेशन तो होती नहीं है। मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ और आपके सामने डेटा रख देता हूँ, बाकी आपकी चॉइसेस, आप क्या क्या करना है जो मर्जी करो, राइट। दैट्स ऑल। मेरा काम ईमानदारी से करना, बाकी आपका काम है आप अपना काम ईमानदारी से करो। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।